नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 12th आरोह भाग 2 का पाठ 18 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चलिए शुरू करते हैं लेखक के जीवन परिचय से। इसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ। कहाँ हुआ? तो महू, मध्य प्रदेश में हुआ। द castes in India, their mechanism, genesis and development 1917 प्रथम प्रकाशित कृति है इनकी। द अनचेबल्स हु आर दे 1948 में ये रचना रची गई। हु आर द शूद्राज 1946 में प्रकाशित। बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स 1955। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया PhD की थीसिस 1916 में लिखी गई। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन 1965 में प्रकाशित। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936। लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1943। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म 1956 पुस्तकें व भाषण। मूक नायक परिष्कृत भारत जनता पत्रिका संपादन। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इनकी मृत्यु दिसंबर सन 1956 दिल्ली में हुई। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े हुए थे, और ऐसे पढ़े नहीं, सुसंस्कृत थे, मतलब अच्छी प्रकार से पढ़े लिखे थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन गए। तो इन्होंने क्या है, प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा गए, और बड़ौदा के बाद ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए, जो कि अमेरिका में है, और वहाँ से ही ये लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। मतलब इन्होंने संस्कृत, धार्मिक जो पुराण कथा वगैरह हैं, वैदिक वाङ्मय हैं, इस सभी को अनुवाद कर करके पढ़ा, और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। और इन्होंने क्या, समाज में इसकी जो मौलिक स्थापनाएं हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, उनको बताया। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। मतलब बताते हैं कि इन्होंने इतिहास का भी बहुत अच्छे से अध्ययन किया, न्याय का अध्ययन किया, अर्थशास्त्र का किया, समाजशास्त्र का किया, और शिक्षाविद इनको कहा जाता है, और धर्म दर्शन के बारे में भी इन्होंने खूब पढ़ा, और इस कारण से इन सब के ये व्याख्याता बन गए, लेक्चरर बन गए। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की, मतलब अपने देश में कुछ समय इन्होंने वकालत का कार्य भी किया। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाती हुई उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष भी किया, बहुत प्रयास किए। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। मतलब जो संविधान वगैरह है कि ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही लिखा गया था। कुछ कुछ चीज़ों में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है, और ये सब जगह से गए, और सब जगह से इन्होंने जो संविधान की दी चीज़ें उपयुक्त लगी वो राइट की। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा। मतलब जाति के आधार पर इनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए। इसलिए विद्यालय के दिनों में वे जब एक अध्यापक
ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया था, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए न्याय कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया, मतलब लगा दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की, मतलब बहुत अध्ययन किया। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर वस्तु भरने का काम किया। वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है, मतलब समाज की जो गुलामी है वह है, और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेष अधिकार रहेगी। मतलब जब तक उसको रोका नहीं जाएगा तो जो स्वतंत्रता है वह कुछ ही लोगों का विशेष अधिकार रहेगी, सब लोग स्वतंत्र नहीं हो सकते, इसलिए अधूरी होगी और स्वतंत्रता इस प्रकार से अधूरी मानी जाएगी। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोह भंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए। मतलब यहाँ पर मध्यस्थ मार्ग अपनाया गया बुद्ध भगवान के में, तो जो समतावादी दर्शन था बौद्ध धर्म, इसको इन्होंने स्वीकार किया। 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मत अनुयायी बन गए, और ये लास्ट में क्या है, इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और बौद्ध धर्म के अनुयायी बनकर रह गए। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कह कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इन्होंने क्या भारतीय संविधान को बनाया है, इस कारण से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण, उनका समर्पण होने के कारण आज भी हम क्या है, भारतीय संविधान निर्माता के रूप में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वत्ता एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी, और इनकी जो समूची बहुमुखी विद्वानता है, एकांत ज्ञान है, उनका साधना है, ये सभी मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए एक विशेष चिंतन के रूप में हमारे सामने आई हैं। क्रिया के क्षणों से बराबर साबित करते रहे हैं। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए, मतलब उन्होंने जो लक्ष्य साधा उसमें भी ये सफल भी रहे। यहाँ प्रस्तुत पाठ अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। मतलब जो हम पाठ पढ़ेंगे वो उसमें इस प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं और यहाँ से लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोड़कर मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया। मतलब लोग सहमत नहीं हुए और इसको वहीं पर रोक दिया गया और यह पढ़ा ना जा सका, और यही कारण था कि इस भाषण को वहाँ पर पढ़ा नहीं जा सका। बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया। मतलब उन्होंने लिखा पुस्तक के रूप में इसको वितरित कर दिया, बांट दिया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई, और यह जो भाषण था वो सब लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहा। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये 3 तत्व आदर्श समाज के अनिवार्यतः होने चाहिए। मतलब आदर्श समाज यदि हमें बनाना है तो ये तत्व हमारे समाज में होने चाहिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता व बंधुता, ये तीनों चीज़ें, जिससे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक ही पहुँचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण हैं। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। मतलब कम होने की बजाय क्या है, ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अब आते हैं पाठ के सार को, देखते हैं आखिर पूरे पाठ में बताया क्या गया है। लेखक कहता है कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब जातिवाद को बढ़ाने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी कमी नहीं है। समर्थक कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इसमें आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं।
मतलब यहाँ पर श्रम विभाजन मतलब श्रम के आधार पर इनको बनाया था कि ये लोग ये काम अच्छे से कर सकते तो इनको ये कार्य दे दिया जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया बाद में। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता हो सकती है, परंतु यह श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। मतलब सभ्य समाज की आवश्यकता तो हो सकती, परंतु उनको श्रमिकों के रूप में नहीं बांट सकती कि मतलब अब ये तुम्हारा ही काम हो गया, अब तुम्हें यही काम करना है, इसके अलावा तुम दूसरा काम नहीं कर सकते, ऐसा विभाजन नहीं कर सकती। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों की अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, और जब ऐसे कार्य करने लगते हैं तो लोग ऊंच नीच का जो भेदभाव है वह भी करने लगते हैं। इसको ये आधार पर जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह भी मानव की रुचि पर आधारित नहीं है। मतलब वो इच्छा से स्वेच्छा से कार्य नहीं कर सकता, उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं होता, उनको ये थोप दिया जाता है। समाज को चाहिए वह लोगों को अपनी रुचि का पेशा करने योग्य बनाए। मतलब जिसको जो करना है वह व्यक्ति वो कर सके। जाति प्रथा में यह दोष है, वह उसका पेशा उसकी क्षमता या योग्यता से ना करके माता पिता के सामाजिक स्तर पर करता है। मतलब उसकी शक्ति हो ना हो, माता पिता जो चाहेंगे या माता पिता जो कर रहे हैं तो वही उनके पुत्र को करना पड़ेगा। यह मानव को हमेशा के लिए एक पेशे से बांध देती है, और यही जो परंपरा है, रीति है, ये मानव को हमेशा क्या करती है, एक पेशे एक व्यवसाय से बांध कर रख देती है। ऐसी दशा में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व राजनीति तकनीक में परिवर्तन से भूखों मरने की नौबत आ जाती है, और यही कारण कि अब योग्य नहीं है और उस व्यवसाय या उद्योग धंधे से उस व्यक्ति को बांध दिया, तो ऐसे में क्या होता है, वो व्यक्ति क्या है, उस तकनीक के कारण भूखों मरने तक की नौबत उसके लिए आ जाती है। हिंदू धर्म में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या उभर आती है, और हिंदू धर्म में अब व्यवसाय नहीं बदल सकते हैं, दूसरा काम नहीं कर सकते, इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि उनके अंदर क्या है, बेरोजगारी की जो समस्या है वह भी आ जाती है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मतलब जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन है, मतलब हम ये काम कर सकते ये नहीं कर सकते, ये मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं होता, उनके ऊपर थोपा जाता है। इसमें व्यक्तिगत रुचि का भावना का कोई स्थान नहीं होता है। मतलब व्यक्ति की क्या रुचि है, क्या उसकी इच्छाएं हैं, इस पर ये बात निर्भर नहीं करती। पूर्व लेख ही इसका आधार है। ऐसी स्थिति में लोग काम में अरुचि दिखाते हैं। अब जब मन ही नहीं लग रहा है काम में तो वो क्या करेंगे, अरुचि दिखाएंगे, कभी काम से भागेंगे, कभी इधर हो जाएंगे, कभी छुप जाएंगे, कभी बैठ जाएंगे, तो इस प्रकार से आरुचि दिखाते हैं। अतः आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। मतलब आर्थिक पहलू से देखा जाए तो जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि अब मन लग नहीं रहा, जबरदस्ती करेंगे तो वो काम सफल नहीं हो सकता, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। मतलब अब व्यक्ति को करना ही नहीं है, जबरदस्ती करवाओगे तो ऐसे में व्यक्ति क्या है, जकड़ कर रह जाएगा और वो आर्थिक दृष्टि से भी सफल नहीं हो पाएगा। मेरी कल्पना का आदर्श समाज, लेखक का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता व भ्रातृत्व पर आधारित है। मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए, भ्रातृत्व होना चाहिए, इन सभी पर एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सकती है। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन समाज में तुरंत प्रसारित हो जाए। मतलब जैसा परिवर्तन समाज को चाहिए वैसा हो जाए। ऐसे समाज में सबका सब कार्यों में भाग होना चाहिए तथा सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपनी जाति के लोगों की रक्षा की जाए। यदि दूसरे व्यक्ति पर भी कष्ट आता है, समस्या आती है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी भी रूप से आती है, तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। सबको संपर्क के साधन मिलने चाहिए, यही लोकतंत्र है। और सभी को क्या है, संपर्क करने के साधन मिलना चाहिए, यही लोकतंत्र कहलाता है। क्योंकि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया ही क्या होता है, लोकतंत्र होता है। इसमें व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति दास्ता में जकड़ा रहेगा। मतलब जब तक उसको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो व्यक्ति क्या करेगा, दास्ता में जकड़ा रहेगा। क्योंकि उसको स्वतंत्रता से कार्य करेगा तो वो बहुत अच्छे से करेगा, मन से करेगा, परंतु जबरदस्ती काम करेगा तो वो मन से नहीं करेगा। दास्ता केवल कानूनी नहीं होती, मतलब कानून के अंडर में आए वो दास्ता नहीं कहलाती। यह वहाँ भी है जहाँ कुछ लोगों को दूसरे द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। मतलब नहीं करना, फिर भी मन मान के उनको करना पड़ता है।
फ्रांसीसी के नारे में समता शब्द विवादित है, मतलब विवाद का विषय है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, मनुष्य के अपने प्रयत्न। तीनों ही दृष्टियों में मनुष्य समाज नहीं होते, मतलब तीनों ही दृष्टि में देखा जाए तो मनुष्य क्या समाज नहीं होता। परंतु क्या इन कारणों से व्यक्ति से असमान व्यवहार करना चाहिए? मतलब ये कारण है तो क्या किसी व्यक्ति से असमान व्यवहार करना चाहिए? तो ऐसे में वह व्यवहार सिद्धांत का पालन करता है। जब मनुष्य के साथ समान व्यवहार किया जाए तो वह क्या है, सभी को समानता की दृष्टि से देखता है। क्योंकि व्यक्ति के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे बोलते हैं कि यदि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो बदले में हमें अच्छा ही मिलता है, हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो बदले में हमें बुरा ही मिलता है। ऐसे ही हम दूसरे के साथ समानता का अधिकार करेंगे तो वह भी क्या है, किसी और के साथ और हमारे साथ समानता का ही अधिकार करेगा। अब आते हैं पाठ से प्रश्न देखते हैं। पाठ के साथ सबसे पहला प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर ने क्या तर्क हैं, मतलब क्या तर्क दिए हैं? तो जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर के निम्नलिखित तर्क हैं। नंबर 1, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी कराती है। सब समाज में श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में विभाजन अस्वाभाविक है, मतलब जो व्यक्ति है कुछ काम को नहीं करना चाहिए, उसको क्या है जबरदस्ती वो कार्य करवाए जाते हैं श्रमिक के आधार पर, तो ये अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है। भारत में जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक पैसे में बांध देती है, मतलब एक ही व्यवसाय से जोड़ कर रखती है, भले ही वह पैसा उनके लिए अपर्याप्त क्यों ना हो, मतलब वो व्यवसाय उनके लिए अपर्याप्त। मान लो किसी की फैमिली बड़ी है और वो छोटा सा कार्य करेगी तो अपने फैमिली का पालन पोषण कैसे करेगी, इससे उसके भूखे मरने की नौबत आ जाती है। और यही कारण होता है कि कई परिवार के लोग क्या है आज भी भूखे मरते हैं, सिर्फ ये सही व्यवसाय न चुनने के कारण, समाज के लोगों ने सही व्यवसाय नहीं चुनने देते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि लेखक के मत से दास्ता की व्यापक केवल दास्ता कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता, मतलब सरकार के अनुसार काम करना, उसको ही हम पराधीनता नहीं कह सकते। इसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है, मतलब दूसरे व्यक्ति भी क्या करते हैं, अपनी दासता उनके ऊपर ठोकते हैं और थोपते भी हैं। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होकर पर भी बनाई जा सकती, मतलब दूसरों के द्वारा भी बनाई जा सकती है। अगला है, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अम्बेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं? तो इसका उत्तर है क्योंकि समाज को अपने सभी सदस्यों से अधिकतम उपयुक्तता तभी प्राप्त हो सकती है जब उन्हें आरंभ से ही समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाए, मतलब एक जैसा देखा जाए, एक जैसा उनसे कार्य करवाया जाए, तभी वो क्या है अपने आप को समान समझ सकते हैं। व्यक्ति को अपनी क्षमता के विकास के लिए समान अवसर देने चाहिए, मतलब उनको यदि अपनी अभिव्यक्ति देनी है, अपनी क्षमता प्रकट करनी है तो उनको समान अधिकार ही देने चाहिए। उनका तर्क है कि उत्तम व्यवहार के हक में उच्च वर्गवाजी मार ले जाएगा, मतलब यहाँ पर इनका मानना है कि जो उत्तम व्यवहार के हक में देखा जाए तो उच्च वर्ग वाला क्या करेगा, ऊपर निकल जाएगा। अतः सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, मतलब सभी को क्या है एक जैसा ही देखना चाहिए, किसी के साथ व्यवहार अभद्र नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सही में अंबेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है? क्या इससे आप सहमत हैं? तो इसका उत्तर है, आदमी की भौतिक स्थितियां जिसके या उसके स्तर को निर्धारित करती हैं, मतलब उसका स्तर कैसा है वह बताती हैं। जीवन जीने की सुविधाएं मानव की सही मायने में मानव सिद्ध करती हैं, मतलब जो व्यक्ति जैसा जीवन जीता है वही उसके मानवीय गुण को बताता है। व्यक्ति का रहन सहन और चाल चलन काफ़ी हद तक उसकी जातीय भावना को खत्म कर देता है, मतलब जो रहन सहन उसका रहता है, खान पान जैसा रहता है, चाल चलन रहता है, तो वह जो जाति भावना रहती है उसको ख़त्म भी कर देता है। अगला प्रश्न है,
आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृत्वता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं। आप इस भ्रातृत्वता शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे या समझेंगी? तो लेखक समाज की बात कर रहा है और समाज स्त्री पुरुष दोनों से मिलकर बना है। ये सही बात है, स्त्री और पुरुष से ही समाज बनता है। उसने आदर्श समाज में हर युवा या आयु वर्ग को शामिल किया है, मतलब बच्चे से लेके बुजुर्ग तक। भ्रातृता शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है भाईचारा। यह सर्वथा उपयुक्त है। समाज में भाईचारे के सहारे ही संबंध बनते हैं, मतलब भाईचारा है तो ही संबंध अच्छे बनते हैं। कोई व्यक्ति एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता, मतलब हर व्यक्ति को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती ही है। समाज में भाईचारे के कारण ही कोई परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचता है, मतलब जो बदलाव होता है वह भाईचारे के कारण ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाता है। यदि भाईचारा नहीं होगा तो ये जो परिवर्तन होती, कोई बातचीत होती है, वह दूसरे तक नहीं पहुंच सकती। जैसे आजकल हम न्यूज़ के माध्यम से सारी विश्व में क्या घटनाएं घट रही हैं उनको जान पाते हैं। तो ये एक प्रकार से भाईचारा के अंतर्गत ही आता है। भले वो दूर संचार के माध्यम से आता है, जैसे टेलीफोन से हम यहाँ की बात वहाँ पहुँचा देते हैं, विदेश की बात हमारे देश तक आ जाती है, तो ये सब भाईचारे का ही प्रतीक है। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।